पे वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नॉर्थ में पूछा जाता है, एंड 1 to 2 क्वेश्चन मस्ट मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक दिस ईयर ऑल्सो। सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्लड देख लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड विच आर बीइंग ट्रांसफ्यूज्ड इन द पेशेंट। आरबीसी हो सकता है, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, देन एफएफपी ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। सो आरबीसी जो होता है उसमें एक यूनिट से देने से ही 1 ग्राम पर डीएल एचपी इंक्रीज हो जाता है किसी भी एक पेशेंट में। सो यू कैन सी, और जो हमारा हिमाटोक्रिट है उसका वैल्यू 3% इंक्रीज हो जाता है पेशेंट में। ठीक है, कोई भी पेशेंट है उसमें हमने हीमोग्लोबिन कम है, सो वी विल बी ट्रांसफ्यूजिंग आरबीसी। वो 1 ग्राम पर डीएल इंक्रीज कर देगा उसका हीमोग्लोबिन, और 3% उसका हिमाटोक्रिट का वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। एंड जो चेंजेस हैं, ये जो चेंजेस हमें ये 1 ग्राम और 3% हमें जो इंक्रीज देखने को मिलेगा, दैट विल बी अकरिंग 4 to 6 आवर्स आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन देने के 4 से 6 घंटे बाद ही हमें ये ट्रांसफ्यूजन अलग से देखने को मिलेगा। हर यूनिट, जो भी एक यूनिट होता है उसमें कितना अमाउंट होता है, 250 से 470 ml ऑफ आरबीसी देखने को मिल सकता है। और जो हमें ट्रांसफ्यूजन होता है दैट शुड बी कंप्लीटेड इन 2 to 4 आवर्स। तो 2 से 4 घंटे में वो ट्रांसफ्यूजन को हमें ख़त्म करना चाहिए। क्यों ख़त्म करना चाहिए? क्योंकि 4 घंटे बाद उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, वो पेशेंट में सेप्टिसीमिया कर सकता है। 2 घंटे से पहले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सर्कुलेटरी ओवरलोड कॉज कर सकता है इन द पेशेंट। नेक्स्ट कमिंग टू होल ब्लड। होल ब्लड कब देंगे हम पेशेंट को? अगर पेशेंट में हाइपोवोलीमिया हो गया है, हाइपोवोलीमिक शॉक हो सकता है ड्यू टू मैसिव ब्लीडिंग, तो हम उससे होल ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, एफएफपी हमारा प्लाज्मा एक्सपैंडर होता है, वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम एक्सपैंडर होता है। और ये क्यों देते हैं हम? अगर कोई भी कोगुलेशन फैक्टर इज एब्सेंट, मिसिंग है किसी भी ब्लड में उस पेशेंट के, सो वी विल ट्रांसफ्यूजिंग एफएफपी। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम एक्सपैंडर है, बर्न में सीवियर आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में यूज होता है, एंड इट शुड बी ट्रांसफ्यूज्ड इन 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स आफ्टर कलेक्शन। ठीक है, किसी भी पेशेंट डोनर से हमने कलेक्ट किया तो 2 घंटे के बाद ट्रांसफ्यूज कर देना है, और पेशेंट में 15 से 30 मिनट के अंदर से खत्म कर देना है। ठीक है, जल्दी जल्दी ट्रांसफ्यूज दे देना है। क्वांटिटी 200 से 225 ml होती है, एंड ABO and RH कंपैटिबिलिटी इज मस्ट। नेक्स्ट कमिंग टू द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पेशेंट्स में यूज होता है। ठीक है, जो ऑलरेडी हेमोरेजिक पेशेंट है, जिनमें ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, अगर उनमें 40,000 से कम वैल्यू चला जाता है प्लेटलेट्स का, सो स्टार्ट द ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट। एंड इन केस जो नॉन ब्लीडिंग पेशेंट है जिनमें वैल्यू इज 10,000 से कम, सो उनमें हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जेन इसकी जो क्वांटिटी होती है 50 to 70 ml होती है, एंड देयर आर 5 पैक्स, जो कि टोटल हमारा वॉल्यूम 250 से 350 ml बन जाता है। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स जो होते हैं, दे कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ SGP इज इक्वल टू 6 यूनिट ऑफ RDP। SGP RDP भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, और एडमिनिस्टर हमें प्लेटलेट्स कितने, 15 to 30 मिनट्स में प्लेटलेट्स, 15 to 30 मिनट्स में FFP, और 2 to 4 आवर्स में हमें ये अपना आरबीसी और ये ट्रांसफ्यूज कर देना है। ठीक है, देन 2 टाइप्स है हमारे प्लेटलेट्स के, एसडीपी है और एक आरडीपी है। एसडीपी इज सिंगल डोनर प्लेटलेट, आरडीपी इज रैंडम डोनर प्लेटलेट। सिंगल में सिर्फ एक डोनर होगा। ठीक है, एंड इट इज मच मोर बेटर देन गिविंग दिस आरडीपी। व्हाई? आई विल बी एक्सप्लेनिंग। एसडीपी में हमारा वॉल्यूम होता है 180 से 240 ml, एंड इट इंक्रीजेस 40,000 to 50,000 पर मिलीमीटर्स क्यूब। ठीक है, एक एसडीपी देने से हमारा 40,000 से 50,000 बढ़ जाता है प्लेटलेट काउंट। एंड इफ इन केस वी आर गिविंग दिस आरडीपी में एक से ज़्यादा लोग से हम प्लेटलेट्स लेते हैं, और ये सिर्फ 5 से 10,000 हमारा इंक्रीज करता है प्लेटलेट्स के काउंट को। ठीक है, सो एसडीपी हमारा 180 से 240 ml होता है, एंड दिस आरडीपी इज 50 to 70 ml होता है, और 1 यूनिट ऑफ एसडीपी इज इक्वल टू 6 यूनिट ऑफ आरडीपीज। नेक्स्ट कमिंग, जो आरबीसी और होल ब्लड है उसको हम स्टोर करते हैं एट रूम दिस एट 2 to 6 डिग्रीज अप टू 42 डेज। ठीक है, 42 डेज तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं एट दिस 2 to 6 डिग्रीज टेम्परेचर। प्लेटलेट को रूम टेम्परेचर पे फॉर 5 डेज 20 to 24 डिग्री सेल्सियस, एंड FFP -18 से -20 डिग्रीज। ठीक है, FFP मतलब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, सो जो फ्रोजन प्लाज्मा है, नाम में ही फ्रोजन फ्रीज आ रहा है, तो उसको हम बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखेंगे, दैट इज
-18 to -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड हमने ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1 ग्राम ऑफ Hb में कितना हमारा ऑक्सीजन होता है। सो 1.39 ml ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ Hb। नेक्स्ट इज जो सिट्रेट होता है ब्लड में, ठीक है, ब्लड जो बैग होता है उसके अंदर सिट्रेट प्रेजेंट होता है, सोडियम सिट्रेट, दैट इज यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट। सो उसकी वजह से हमारे बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। वाई? जो फ्री कैल्शियम होते हैं इन द बॉडी, दे बाइंड विद दिस सिट्रेट एंड लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया। और हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है एंड हाइपरकैलीमिया हो सकता है ड्यू टू द डैमेज्ड जो आरबीसी होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो रिलीज करते हैं पोटेशियम को, और वो पोटेशियम जो होता है वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरकैलीमिया हो सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू द वेरियस डिग्रीज, कहाँ पे कितना कितना डिग्रीज पे टेम्परेचर में हमें इसको रखना चाहिए। सो FFP -18 to -20 हमने पढ़ लिया है, RBC और होल ब्लड 2 to 6 डिग्रीज पे एंड प्लेटलेट्स इन 20 to 24 डिग्री सेल्सियस पे। ये अलग अलग जगह उसका टेम्परेचर है, OT का, कैथ लैब का, लेबर रूम का एंड ICU का। इसको बस एक नज़र मान लो, अभी वी विल बी डिस्कसिंग इन लेटर ऑन। और BCG और पोलियो, हमारा जो वैक्सीन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पोलियो इज हीट सेंसिटिव, ठीक है, तो -20 डिग्रीज पे रखते हैं, BCG को 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रख सकते हैं। इन केस नियोनेट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, सो वी विल बी गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन थ्रू विच आर्टरी, सो हम उसको अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। इफ इन केस उसमें IV इन्फ्यूजन देना है नियोनेट को, तो स्कैल्प वेन का हम यूज करेंगे। देन कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 आवर्स, या 2 to 4 आवर्स के अंदर अंदर खत्म कर दो, या 4 आवर्स के अंदर, ठीक है, सो दैट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स हमें ब्लड का वेरी स्लो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, 1 to 2 ml पर मिनट, और 10 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट, और 30 ml इन 15 मिनट्स, ठीक है। ये हमारा ड्रॉप रेट और इसका कितना ml पर मिनट देना चाहिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्यों हमें करना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स में ही अगर कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होने वाली है, या कोई उसका रिएक्शन, कोई भी एडवर्स रिएक्शन होने वाला है ऑफ ब्लड, सो वो फर्स्ट 15 मिनट्स में ही हमें पता चल जाएगा। अगर स्लो होगा, सो वी विल बी गेटिंग इनफ टाइम, और इजीली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एकदम फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने से पेशेंट को ज़्यादा लॉस हो सकता है एंड हमारे पास हैंडल करने के लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। देन बिफोर स्टार्टिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम हमेशा 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आइसोटोनिक होता है, उसकी ऑस्मोलैलिटी हमारी 308 मिलीमोल पर लीटर होती है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू आवर ओन बॉडी का ऑस्मोलैलिटी, ठीक है। देयरफॉर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन देते हैं। सो इट मे बी आस्क्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लाइन किससे क्लियर करेंगे? सोडियम क्लोराइड। आफ्टर ट्रांसफ्यूजन हम लाइन किससे क्लियर करेंगे? सोडियम क्लोराइड। एंड ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन भी हम ब्लड सोडियम क्लोराइड दे सकते हैं, ठीक है। देन ग्रीन कैनुला को ही हम यूज करते हैं इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसका कितना वैल्यू होता है? 18 गॉस। नेक्स्ट कमिंग टू द वेरियस साइजेस ऑफ द दीज कैनुलास, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड 17, ठीक है। जितना छोटा साइज उतना बड़ा डायमीटर, जितना बड़ा साइज उतना बड़ा छोटा डायमीटर, ठीक है। मोर द साइज, smaller is the diameter, smaller is the size, more will be the diameter, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना ज़्यादा फ्लो रेट होगा, ठीक है। सो जो ऑरेंज और ग्रे है, दैट इज द 14 और 16 गॉस, वो हम हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डायमीटर सबसे बड़ा होता है और इजीली पास कर सकते हैं दीज हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन फ्रॉम दिस 14 एंड 16 गॉस, दैट इज द ऑरेंज एंड द ग्रे कैनुला। देन 18 गॉस हमें सबको पता है, वी आर यूजिंग दिस 18 गॉस एज इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 20 गॉस और 22 गॉस पिंक और ब्लू हम एडल्ट में यूज करते हैं, कोई भी नॉर्मल IV इन्फ्यूजन के लिए। देन येलो कैनुला इन्फेंट्स में यूज होता है, एंड वॉयलेट कैनुला इज यूज्ड इन केस ऑफ न्यूबॉर्न। 17 गॉस आपने देखा होगा, व्हाइट कलर का कैनुला होता है, एंड इट इज बी यूज्ड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड ये पढ़ लिया, हायर द वैल्यू ऑफ गॉस, स्मॉलर विल बी द डायमीटर, एंड डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो रेट, बड़ा डायमीटर तो ज़्यादा फ्लो रेट, ठीक है। नेक्स्ट इज डोनेशन ऑफ पेशेंट्स ओन ब्लड प्रायर टू हिज शेड्यूल्ड सर्जरी इज नोन एज, सो इट इज नोन एज ऑटोलॉगस डोनेशन, ठीक है। खुद के लिए खुद का डोनेशन देना, ठीक है। पेशेंट अपने लिए ही अपना ब्लड का डोनेशन दे रहा है प्रायर टू हिज शेड्यूल्ड सर्जरी, ठीक है।
और उसका डोनेशन जो होता है वो 5 वीक्स बिफोर द सर्जरी स्टार्ट हो जाता है एंड गैप बिटवीन 2 सर्जरी शुड बी एटलीस्ट 3 days एंड स्टॉप द डोनेशन बिफोर 3 days ऑफ द सर्जरी। ठीक है, डोनेशन को 3 days बिफोर सर्जरी स्टॉप कर देना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल इंसान ही ब्लड डोनेट कर रहा है किसी और के लिए, नॉट फॉर हिमसेल्फ, सो उसका गैप बिटवीन द 2 डोनेशन शुड बी मिनिमम ऑफ 3 months। ठीक है, नेक्स्ट इज पैक्ड WBC कैन बी स्टोर्ड अप टू। तो पैक्ड WBC जो है 13 दिन के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। प्लेटलेट्स हम 5 से 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। RBC हम 35 to 42 days तक स्टोर कर सकते हैं। एंड प्लाज्मा अगर वेरिंग टेम्परेचर पे अलग अलग टाइम के लिए, ठीक है, -30 पे हम 1 ईयर के लिए टेम्परेचर पे 1 ईयर तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं एंड -60 पे हम इसे 2 years तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। एंड होल ब्लड कैन बी स्टोर्ड अप टू फॉर 35 days। नेक्स्ट इज अगर प्लेटलेट हमारा पेशेंट में 50,000 से कम हमें पता चल रहा है तो इमीडिएटली एडमिट द पेशेंट। 20,000 से कम है तो भाई केयरफुली ऑब्जर्व करो पेशेंट को, सी करो पेशेंट को फॉर ब्लीडिंग टेंडेंसीज, क्योंकि 20,000 से कम होने से पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है, एपिस्टैक्सिस, कोई भी उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द सेंट्रल लाइन और पिक लाइन का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेंट्रल लाइन जो होती है वो हम कब लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं। ठीक है, सेंट्रल लाइन हम तब लगाते हैं अगर हमें 4 वीक्स से कम टाइम के लिए कोई भी हमें लाइन यूज करनी हो। ठीक है, 4 वीक्स से कम यानी 1 month से कम अगर कोई भी लाइन यूज करनी है सो वी विल बी यूजिंग द सेंट्रल लाइन। ठीक है, सेंट्रल लाइन डालने के देयर आर 2 साइड्स, सबक्लेवियन वेन एंड इंटरजुगुलर वेन। सो हम सबक्लेवियन वेन को इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, देन we give to the second priority to the internal jugular vein। next is इसका complication इसका infection हो सकता है, septicemia हो सकता है as it is very close to heart। next is PICC line। PICC line का full form is peripherally inserted central catheter, PICC। PICC line को अगर हमें more than 1 year यूज करना है so we will be inserting this PICC line। और PICC line मोस्टली हम कीमोथेरेपी में यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे कीमो ड्रग्स उनको वीकली एडमिनिस्टर करना होता है, उनकी जो वेन्स हो जाती हैं वो बहुत रिजिड हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, कीमो ड्रग्स उनको ख़राब कर देती हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से वेन्स आर नॉट इजीली विजिबल और अच्छे से नहीं यूज़ कर सकते हैं हम उन वेन्स को। सो वी यूज़ दिस PICC लाइन, इट इज़ पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। तो पेरिफेरली इसे इंसर्ट करते हैं और मोर देन 4 वीक्स हमें अगर यूज़ करनी है तो हम PICC लाइन यूज़ कर सकते हैं और ये हम अप टू 7-8 months इसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके भी कॉम्प्लिकेशंस है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, स्क्लेरोसिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन हो सकती है एंड फ्लेबाइटिस हो सकती है। ठीक है, PICC लाइन के हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसका वीकली बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना पड़ता है, वीकली इसकी हमें ड्रेसिंग करानी पड़ती है और इसको बहुत स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक से हमें इसमें यूज़ करनी होती है क्योंकि इसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस इजीली हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ब्लड सैल्वेज। ब्लड सैल्वेज एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, कैसे ड्यूरिंग द सर्जरी जो ब्लड लॉस होता है पेशेंट की बॉडी से उसको ही कलेक्ट कर लिया, उसको ही फिल्ट्रेट कर दिया और उसको ही वापस ट्रांसफ्यूज कर दिया बैक इनटू द पेशेंट, दिस इज नोन एज ब्लड सैल्वेज। नेक्स्ट इज हेट्रोलोगस डोनेशन। हेट्रोलोगस मतलब हेट्रो मतलब अदर, सो अदर स्पीशीज से कुछ भी डोनेशन ले रहे हैं दैट इज हेट्रोलोगस डोनेशन। होमो मतलब अपना सेल्फ, तो होमोलोगस इज अपना ओन स्पीशीज से अगर हम कोई भी डोनेशन ले रहे हैं। ऑटोलोगस हमने पढ़ा अगर पेशेंट का खुद का चीज खुद पे यूज हो रहा है दैट इज ऑटोलोगस। ठीक है, एंड होमो इज फ्रॉम द ओन स्पीशीज अगर हम ले रहे हैं। देन इम्पॉर्टेंट टर्म्स, आइडियल डोनर होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी आर मस्ट। सबसे पहले एज 18 से 65 साल का इंसान होना चाहिए आइडियल डोनर होने के लिए। वेट उसका 45 kg से ज़्यादा होना चाहिए। हीमोग्लोबिन उसका 12 ग्राम पर DL या उससे ज़्यादा होना चाहिए। एंड ही शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड दोज आर ऑल्सो द 5 मेन इन्फेक्शियस डिजीजेज जो कि हैं HIV, सिफिलिस, HB, हेपेटाइटिस B, hepatitis C and malaria। So these are the 5 important diseases, infectious diseases जिससे कि इंसान को फ्री होना चाहिए फॉर बीइंग एन आइडियल डोनर। वैसे भी फ्री होना चाहिए इनसे, बट अगर उसको ब्लड डोनेट करना है सो ही इज टेस्टेड फॉर दीज 5 डिजीजेस ऑल्सो। ठीक है, 18 से 65 एज, 45 से ज़्यादा वेट, 12 ग्राम से ज़्यादा उसका HP लेवल एंड इन फ्री फ्रॉम दीज 5 डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस, सो यू कैन डोनेट द ब्लड। ठीक है, एंड देन हु नीड्स ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत किसे है, जिसका अगर अडल्ट है उसका अगर हीमोग्लोबिन 8 ग्राम से कम है, इन्फेंट में अगर 12 ग्राम से कम है या उसके इक्वल है, एंड PCV का वैल्यू अगर उसका 30% से कम है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिक्वायरमेंट है।
हमने ये पढ़ा था 1 यूनिट आरबीसी 1 ग्राम डीएल 1 ग्राम पर डीएल इंक्रीज करती है एचबी एंड पीसीबी का वैल्यू 2 to 3% इंक्रीज कर देती है आफ्टर 4 to 6 आवर्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन। सो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि व्हेन विल बी द नर्स टेकिंग द सैंपल टू रीचेक द hemoglobin level after the transfusion of 1 unit packed cell or 2 unit packed cells, so the answer will be 4 to 6 hours after the last उसने जो पीआरबीसी का बैग दिया है ट्रांसफ्यूजन दिया है उसके 4 to 6 आवर्स बाद अगर वो सैंपल लेगी दैट विल बी शोइंग द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड द पीसीबी और द एचसीटी वैल्यूज। ठीक है, next coming to the next question which is PRBC have been prescribed for the patient, उसका जो hemoglobin है that is 7.6 gram per dl, HCT का value 30% है, temperature is 100.6 which is slightly higher। सो नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टेम्परेचर हाई है, नर्स क्या करेगी, ही शुड डिले द हैंगिंग ऑफ द ब्लड एंड नोटिफाई इट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, डिले करना है हैंगिंग ऑफ ब्लड। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई है, इस टेम्परेचर को पहले लोअर करना है, पहले नॉर्मल रेंज में लेकर आना है। वाइटल्स चेक करते टाइम वी शुड बी नोइंग कि सारे वाइटल्स उसके बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, देन ओनली वी शुड स्टार्ट दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, सो आपने देखा कि इसमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो व्हाट शुड शी डू, उसको डिले करना चाहिए ब्लड को ट्रांसफ्यूजन को एंड नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर बोलता है टैबलेट दे दो पीसीएम की, सो हाफ आवर टू 1 hour वेट करना है फॉर द टेम्परेचर टू ड्रॉप डाउन एंड देन स्टार्ट द ट्रांसफ्यूजन। इन केस हेल्थ केयर प्रोवाइडर या आपका फिजिशियन बोलता है भाई पीसीएम का इन्फ्यूजन दे दो, सो 5-10 मिनट का वेट करना है एंड देन स्टार्ट द ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीआरबीसी ट्रांसफ्यूजन है, चल रहा है पेशेंट में, पेशेंट बिगिंस टू वॉमिट, उल्टी करना शुरू कर दिया पेशेंट, पीआरबीसी ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, बीपी उसका 90/50 mmHg हो गया है फ्रॉम बेस लाइन दैट इज 125 to 125/78। ठीक है, जब पहले लिया था बीपी वाज 125/78, नाउ द बीपी हैज ड्रॉप डाउन टू 90/50 mmHg। इसका जो टेम्परेचर है इट हैज इंक्रीज टू 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रॉम द बेस लाइन विच वॉज अर्लियर 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो क्या कॉम्प्लिकेशन है, द कॉम्प्लिकेशन इज सेप्टिसीमिया, पेशेंट को सेप्टिसीमिया हो चुका है, क्योंकि इसमें जो सेप्टिसीमिया का अगर आपको देखना है कैसे करना है तो एक तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दूसरा उसका जो बीपी होगा इट विल बी डिक्रीजिंग। इन केस सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा तो बीपी बढ़ेगा, तब सर्कुलेटरी ओवरलोड का आपको पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट इज डिले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सो बार बार ट्रांसफ्यूजन करने से पेशेंट में आयरन ज़्यादा हो जाता है, आयरन ओवरलोड हो जाता है और वो आयरन पेशेंट को क्या बोलते हैं डैमेज करने लग जाता है पेशेंट के इंटरनल बॉडीज ऑर्गन्स को। ठीक है, सो बिफोर बिगिनिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर बिगिनिंग द ट्रांसफ्यूजन नर्स को क्या करना चाहिए, वाइटल साइंस मैंने भी बताया था, वाइटल साइंस चेक करने चाहिए, नॉर्मल है तो ही स्टार्ट करना है, अब नॉर्मल है बताओ फिजिशियन को, जो भी वो बताएगा करने के लिए वो करो, देन नॉर्मल आएगा तो ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 नर्सेस, एक चेक करेगा एक क्रॉस चेक करेगा। ठीक है, फॉलोइंग द इन्फ्यूजन ऑफ 1 यूनिट ऑफ पीआरबीसी द क्लाइंट हैज डेवलप्ड न्यू ऑनसेट ऑफ टेकिकार्डिया हो गया है, बाउंडिंग पल्सेस हो गई है, क्रैकल्स हो गया एंड वीजिंग साउंड आ रही है। ठीक है, सो नर्स को क्या करना चाहिए सबसे पहले, सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड। ठीक है, सर्कुलेटरी ओवरलोड में हमारा टैकिकार्डिया, बाउंडिंग पल्स, क्रैकल्स एंड वीजेस सुनाई देंगे। ठीक है, एंड तो इसमें सबसे पहले पेशेंट को अपराइट पोजीशन में, हाई फाउलर पोजीशन में ले आओ। ठीक है, हाई फाउलर पोजीशन में लाने से उसका जो ये दीज जो सिम्टम्स है वो थोड़ा रिड्यूस होगा। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड देन इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, सो अलग अलग पोजीशन है, लो, सेमी फाउलर एंड देन हाई फाउलर। ठीक है, तो लो फाउलर में 15 to 30 डिग्रीज हम एंगल बनाते हैं, सेमी फाउलर में 30 से 45, फाउलर में 45 to 60 एंड हाई फाउलर में 80 to 90 डिग्रीज हम एंगल को रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आया है ब्लड लॉस के साथ और विच इज रिलेटेड टू एन आर्टीरियल लैसरेशन। ठीक है, देन विच ब्लड कंपोनेंट विल द पेशेंट बी प्रिस्क्राइब, क्या देंगे, पीआरबीसी, एफएफपी या प्लेटलेट्स, सो वी विल बी गिविंग द पेशेंट एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सपांडर होते हैं। ठीक है, पीआरबीसी अगर एनीमिया है तब देंगे, प्लेटलेट्स तब देंगे इन केस पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुछ भी हो रहा है सो इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। पेशेंट है जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं, ठीक है, उसको कंप्लेन हो रही है कफ की, टेम्परेचर 97.2 नॉर्मल, पल्स 108, पल्स इंक्रीज हो रखा है, बीपी बढ़ा हुआ है 152/76 mmHg,
रेस्पिरेशन भी बढ़ी हुई है 24 ब्रेथ्स पर मिनट। सो SpO2 का वो भी नॉर्मल है 95 एंड जो पेन है, पेन नहीं हो रहा है पेशेंट को, नो पेन। सो इनिशियल एक्शन ऑफ द नर्स क्या होगा? सबसे पहले तो हमें इसका बेसलाइन डाटा नहीं पता है, पहले क्या था, अब वाला पता है, प्रेजेंट वाला नहीं पता है। तो सबसे पहले नर्स विल चेक, कंपेयर दिस डाटा विद द बेसलाइन डाटा, ठीक है। बेसलाइन डाटा से कंपेयर करेगी एंड इफ कि जो पहले वाले डाटा भी था वो सिमिलर ही था, बिफोर ट्रांसफ्यूजन जो चेक किया था वो भी सिमिलर ही था, सो कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि किसी किसी में ये सब नॉर्मल भी रहता है। बट इन केस वो देख रही है कि अचानक से ये बढ़ गया, पहले नॉर्मल था अब सब कुछ इंक्रीज हो गया, देन इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर सम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट को हर, जब भी नया ट्रांसफ्यूजन दोगे, नया यूनिट ऑफ ब्लड दोगे, हर उसमें न्यू BT सेट खुलेगा ही खुलेगा, टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन, किसी भी चीज से बचाने के लिए हमें ब्लड सेट नया खोलना है फॉर एवरी न्यू यूनिट ऑफ ब्लड, ठीक है। IV सेट को 3 से 4 डेज हम चला सकते हैं इन केस इट इज इंटरमिटेंट मतलब अगर सुबह फ्लूइड दे रहे हैं देन रात को फ्लूइड दे रहे हैं, सब बहुत देर बाद दे रहे हैं, तो 24 आवर्स में तो चेंज कर देना है। इफ इन केस हम कंटिन्यूस फ्लूइड दे जा रहे हैं पेशेंट को, सो चेंज द IV सेट इन 3 to 4 days। एंड IV सेट अगर हम TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं टू द पेशेंट, तो 24 आवर्स में उसको आपको चेंज कर देना चाहिए। एंड सेम इन केस ऑफ कैनुला ऑल्सो, 3 to 4 days में कैनुला को भी निकाल के नेक्स्ट साइट में चेंज कर देना चाहिए। So these are some of the very important points of blood transfusion and which may be asked in your coming NOCET 4 and important है भाई, तो सब कुछ नोट डाउन कर लेना, जो नया पॉइंट्स आपको लगे इसमें नया है, वैसे सबने पढ़ ही रखा होगा, बट इन केस आपको लगता है कि नए पॉइंट्स हैं, आपको नया नया कुछ पढ़ने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है इसमें से, सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड डू शेयर द चैनल एंड लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।